हेलो बेटा वहां से क्लास स्टार्ट करो यार। एक सेकंड मैम और की स्टार्ट नहीं हो रहा है और स्टार्टिंग पे 1 मिनट पहले कर दिया करो प्लीज यार। और बस 4 सेकंड ओके मैम कर दिया। अब वापस स्टार्ट करनी पड़ेगी क्या मुझे? हाँ आप वहाँ से स्टार्ट कर दो बस डन। ठीक है। हेलो बच्चों, हेलो 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 हेलो, गुड आफ्टरनून एवरीवन, गुड आफ्टरनून, वेलकम टू कैरियर एप्लीकेशन। क्लास लाइव हो गई है ना? क्लास चल रही है ना? जिनकी क्लास नहीं चल रही है एक बार वो बैक में जाओ, वापस आ जाओ। क्लास चल रही है बेटा, क्लास यहाँ से चल रही है। क्या ऑडियो वीडियो सब कुछ क्लियर है? एक बार अगर आप लोग लाइव आ गए, मुझे सुन पा रहे हैं, देख पा रहे हैं, तो एक बार मुझे बताओ ऑडियो वीडियो सब कुछ क्लियर है ना? फिर अपन क्लास स्टार्ट करते हैं। एक दो तीन बच्चे लगातार मुझे कमेंट करते हैं क्लास नंबर 19 नहीं चल रही है, 40 नहीं चल रही है, 13 नहीं चल रही है। बेटा मेरे फोन में सारी क्लासेस चलती हैं। अगर आपको किसी क्लास चलने में प्रॉब्लम है ना, तो आप एक बार प्ले स्टोर से एप्लीकेशन को डिलीट कर दो, फिर वापस से इंस्टॉल करो, क्योंकि क्लास सारी चल रही है बेटा, किसी क्लास में प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, परसों की क्लास में प्रॉब्लम थी, वो मैंने ठीक करवा दी है। हाँ ओके, तो क्लास ये कौन है? ये सोनू। मैं टाइम पे आती हूँ बेटा, 1-2 मिनट क्लास लाइव करने में समय लग जाता है, ठीक है? मैं एकदम समय पे आती हूँ। चलो स्टार्ट करें अपनी आज की क्लास। क्लास चल रही है ना? मुझे बता दो जल्दी से। स्टार्ट करें अपन। हम पढ़े थे रिप्रोडक्टिव सिस्टम, प्रजनन तंत्र। रिप्रोडक्टिव सिस्टम में कल हमने पढ़ा था रिप्रोडक्शन होता क्या है, कितने प्रकार का होता है, और उसके बाद मैंने पढ़ा था कि ह्यूमन बॉडी में जो रिप्रोडक्शन होता है, हम लोगों में ह्यूमंस में जो रिप्रोडक्शन होता है वो कैसा होता है, वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, वो लैंगिक जनन होता है। उसके बाद मैंने कल आपको बताया था। अरे यार क्लास लाइव नहीं हुई है क्या? हाँ क्या करें, ये टेक्निकल टीम मुझे बहुत परेशान करती है। क्या क्लास नहीं दिख रहा है? हाँ जी बच्चों, एक बार मुझे बताओगे कि नहीं बताओगे कि क्लास चल रही है कि नहीं चल रही है? काहे को ये बच्चे मुझे परेशान कर रहे हैं? मैं अपने फोन में चेक कर लूँ, तुम लोगों पर भरोसा ही नहीं करती मैं। अरे ये तो सही में नहीं चल रही है। हाँ क्या किया इन लोगों ने? एक मिनट। हेलो बच्चों, गुड आफ्टरनून, कैसे हैं आप सब लोग? क्या क्लास लाइव हो गई है? क्लास लाइव हो गई है, पिछले 7 मिनट से चिल्ला रही हूँ, पढ़ा रही हूँ, कल का रिवीजन भी करवा दिया है। हाँ अब मुझे पता लगता है क्लास लाइव ही नहीं हुई है। बेटा मेरे हाथ में, आप लोग मुझसे क्यों गुस्सा होते हो अगर क्लास 5-7 मिनट लेट स्टार्ट होती है? आप लोग इतना मेरे से पढ़ लिए हो, आपको ये नहीं पता है कि आपकी मैडम टाइम की बहुत पंक्चुअल है। बेटा मैं स्टूडियो में अगर 12:30 की क्लास है ना, मैं 12 बजे आ जाती हूँ। अब मेरे मैं क्या करूँ? टेक्निकल टीम वहां से जब स्टार्ट लाइव करती है तभी यहाँ से लाइव हो पाता है। मैं तो पढ़ा चुकी हूँ पिछले 5-7 मिनट से। कल की क्लास का रिवीजन करवा दिया मैंने, बाद में मुझे पता लगता है कि अरे भैया क्लास ही लाइव नहीं हुई है। मैं क्या करूँ ये बताओ? इसमें मेरी गलती है क्या? हाँ आप लोग आके टीचर को बुरा भला बोलना। एक लड़का कह रहा है समय की बर्बादी होती है। बेटा मैं थोड़ी ना समय बर्बाद करना चाहती हूँ, तुम्हारा समय बर्बाद हो रहा है तो मेरा तो और ज्यादा हो रहा है बेटा, और ज्यादा हो रहा है। मुझे मत बोला करो, है ना? मैं सच में मैं एकदम क्लास में टाइम पर आती हूँ बेटा। मैंने कल का रिवीजन करवा दिया, यकीन मानो। कल की क्लास का रिवीजन करवा दिया, उसके बाद मुझे पता लगता है कि मेरे साथ तो धोखा हो गया है। 7 मिनट से मैं बोले जा रही हूँ, चलो आ जाओ, समय की बर्बादी नहीं करते हैं, स्टार्ट करते हैं। आज मैं उसको टेक्निकल टीम वाले लड़के को, आज मैंने वैसे भी डांटा है, पिछले कुछ दिनों से एकदम सही काम कर रहा था, आज फिर उसने कुछ ना कुछ कांड कर दिया, है ना? पिछले दिनों से एकदम सही चल रही थी क्लासेस, कभी प्रॉब्लम हुई क्या? नहीं ना, आज फिर प्रॉब्लम कर दी। चलो स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास बिना समय बर्बाद किए। बेटा हमने रीजनिंग वाले से एक घंटा वेट करवा देते हैं। अच्छा चलो सुनो, हमने कल की क्लास में स्टार्ट किया था रिप्रोडक्टिव सिस्टम। कल हमने पढ़ा रिप्रोडक्शन होता क्या है, प्रजनन क्या होता है, रिप्रोडक्शन कितने प्रकार से होता है, 2 प्रकार से, सेक्सुअल एसेक्सुअल, लैंगिक अलैंगिक। उसके बाद मैंने कहा था ह्यूमंस में जो रिप्रोडक्शन होता है वो कैसा होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, लैंगिक जनन होता है। उसके बाद मैंने पढ़ा था कि ह्यूमंस में जो रिप्रोडक्शन होता है उसकी फेजेस क्या क्या है, स्टेजेस क्या क्या है। तो मैंने कुछ स्टेज बताई थी कि कैसे कैसे एक बच्चा पैदा होता है ना, उसकी क्या क्या फेजेस होती हैं। अब आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ठीक है? ओके चलो ये अब आज हम शुरू करने जा रहे हैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, नर प्रजनन तंत्र। बेटा नाम से क्लियर है, मेल का मतलब नर है ना, और रिप्रोडक्टिव का मतलब जनन या प्रजनन, तंत्र का सिस्टम का मतलब तंत्र, यानी कि वो ऑर्गन्स जो मेल बॉडी में होते हैं। सिर्फ हम यहाँ पर आज जितने भी ऑर्गन्स पढ़ाऊंगी वो ऑर्गन्स सिर्फ और सिर्फ लड़कों के शरीर में होते हैं, लड़कियों में ऐसे कोई ऑर्गन्स नहीं पाए जाते हैं, लड़कियों का अलग से पढ़ेंगे हम, ठीक है? तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, नर जनन तंत्र, नाम से क्लियर है, ऐसे ऑर्गन्स का ग्रुप जो मेल बॉडी में होता है, रिप्रोडक्शन में काम आता है, उसको हम क्या कहते हैं? मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स कहते हैं। सबसे पहले मैं आपको एक फोटो दिखाती हूँ, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम आखिर दिखता कैसा है। कुछ ऐसा दिखता है, ये नाम दिख रहे हैं आपको सारे बोर्ड पे, ये सारे नाम आपको पता होना चाहिए, इनके काम पता होना चाहिए, कहाँ होते हैं, और बस यही एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, यही एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम ऐसा दिखता है बच्चों, ये नर जनन तंत्र है। अब इसमें हम एक एक करके हमें पढ़ना पड़ेगा कि ये कौन कौन से ऑर्गन है, कहाँ होते हैं। सबसे पहला अगर आपसे पूछे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का लोकेशन क्या है, बॉडी में तो होता है मैम, शरीर में तो होता है, शरीर में भी तो कोई जगह होगी ना भैया जहाँ पे होता है। तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है बेटा बिलो इंटेस्टाइन, आंतों के नीचे, जो आपकी छोटी आंत और बड़ी आंत जहाँ खत्म होती है उसके नीचे वाले हिस्से में क्या होता है, बिलो इंटेस्टाइन्स, यानी आंतों के नीचे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का लोकेशन होता है बेटा, जगह होता है, यहाँ पे होता है ये मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। अब जब हम मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बात करते हैं, सिस्टम है, सिस्टम किससे बनता है? सिस्टम ऑर्गन से बनता है, इसका मतलब इसमें ऑर्गन्स होंगे, इसमें अंग होंगे। अब कौन कौन से ऑर्गन्स है वो आपको समझना है बेटा। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है वो मेन 4 ऑर्गन से बना हुआ होता है, या 4 पार्ट्स में बटा हुआ होता है। आप ऐसे भी लिख सकते हो, नर जनन तंत्र 4 भागों में बटा हुआ होता है, या 4 अंगों में बटा हुआ होता है, कैसे भी लिख सकते हो। अब ये 4 पार्ट कौन कौन से हैं, सबसे पहले आपको नाम पता होना चाहिए। नंबर 1 पे आता है इस 4 पार्ट में जिसको बोलते हैं हम टेस्टिस, टेस्टिस जिसको हिंदी में हम
वृषण कहते हैं। बच्चा टेस्टिस दो होते हैं, दोनों को एक साथ लिखते हो तो टेस्टिस, एक को लिखोगे तो टेस्टिकल, हिंदी में सेम नाम होता है। एक लिखोगे टेस्टिकल, दो होते हैं टेस्टिस। तो टेस्टिस कितने होते हैं? वन पेयर। वन पेयर का मतलब एक जोड़ी नर जनन तंत्र में वृषण पाए जाते हैं, टेस्टिस पाए जाते हैं। मैम दिखाइए, ये रहे बेटा, आपको दिखा भी देते हैं, ये टेस्टिस, ये देखो, एक ये रहा अंडे के आकार का, दूसरा ये रहा, इनको हम टेस्टिस कहते हैं। अब दूसरा दूसरा मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का जो चार भाग है उसमें हम क्या पढ़ेंगे? दूसरे में हम पढ़ेंगे एक्सेसरी डक्ट्स। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में कुछ डक्ट्स होती हैं बेटा। डक्ट्स का मतलब क्या होता है? नलियां होती हैं, हिंदी में बोलते हैं सहायक नलिकाएं। सहायक नलिकाएं, नलियां होती है बेटा, और ये नलियां मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में ही होती है सिर्फ। दिखाइए मैम, आइए आपको दिखाते हैं कुछ नलियां। एक ये नली दिख रही है, हाँ मैम, ठीक है। ऐसे ही आपको अगली नली दिखाते हैं, कहां होती है? ये दिख रही है आपको, हाँ मैम। ये डक्ट्स दिख रही है, हाँ मैम। इनके नाम, इनकी लोकेशन, इनका काम पढ़ेंगे, ठीक है मैम, पढ़ लेंगे। अब आ जाओ, तीसरा हम पढ़ेंगे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में मेल ग्लैंड्स। इसको बोलते हैं हिंदी में पुरुष ग्रंथियां, है ना? पुरुष ग्रंथियां, पुरुष ग्रंथियां वो ग्रंथियां जो सिर्फ और सिर्फ मेल बॉडी में पाई जाती है। फीमेल बॉडी में ऐसी कोई स्ट्रक्चर नहीं होती है। जैसे आपने सुना होगा लड़कों में प्रोस्टेट कैंसर हो रहा है आजकल, कितना ज्यादा फैल रहा है प्रोस्टेट कैंसर, है ना? तो प्रोस्टेट क्या होता है? प्रोस्टेटिक ग्लैंड होता है जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में होता है, जो नर जनन तंत्र का हिस्सा होता है, ठीक है। 4 नंबर पे जो आता है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, उसमें इसको बोलते हैं एक्सटर्नल जेनाइटल एरिया। एक्सटर्नल जेनाइटल एरिया बेटा, एक्सटर्नल का मतलब क्या होता है? बाहरी, जो बाहर होता है, ठीक है। जेनाइटल का मतलब होता है जनन में काम आता है, जो रिप्रोडक्शन में काम आता है। एरिया का मतलब भाग, तो लिख दो बाह्य जननांग। बाह्य जननांग, बाहरी जनन वाला अंग। ये 4 ऑर्गन से मिलकर क्या बनता है? मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, नर जनन तंत्र। तो अगर आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछ ले, क्या टेस्टिस मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का हिस्सा या फीमेल? मेल। एक्सेसरी डक्ट्स किसका है? तो मेल। तो यहां पर मैं जितनी भी चीजें आपको पढ़ाऊंगी ना, ये सारी सिर्फ और सिर्फ मेल बॉडी में होती है। फीमेल का रिप्रोडक्टिव सिस्टम अलग होता है, अलग ऑर्गन्स होते हैं, अलग ग्लैंड्स होती हैं, अलग तरीके से काम करता है, ठीक है। चल आ जाइए, अब बात करते हैं क्या एक नंबर पे पढ़ेंगे हम सबसे पहले टेस्टिस के बारे में। सबसे ज्यादा यहां से क्वेश्चन आते हैं, हिंदी में मत लिखो, क्यों ना लिखो हिंदी में ना। चलो आ जाओ, एक नंबर पे आप हेडिंग डालेंगे टेस्टिस। क्या होते हैं ये टेस्टिस? पहले टेस्टिस पढ़ लेते हैं, इसका इंटरनल स्ट्रक्चर कैसा होता है, क्या काम होता है इनका, ये सारी चीजें हमें पढ़नी पड़ेगी। सबसे पहले अगर मैं आपसे पूछूं इस टेस्टिस का आकार कैसा होता है, किसके जैसे दिखते हैं? अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था बेटा, ये कैसे दिखते हैं? ये दिखते हैं अंडे के आकार का। एक मिनट रुकना बच्चों, एक मिनट रुकना। चलो, ये टेस्टिस कैसे दिखते हैं? होते कितने हैं? वन पेयर, एक जोड़ी होते हैं, ठीक है। और दूसरा, इनका शेप कैसा होता है? शेप यानी कि इनकी आकृति किसके जैसी होती है? ओवल शेप। ओवल का मतलब होता है बेटा अंडाकार, अंडेकार के जैसे होते हैं। होते कहां है? तो आप कहोगे बेटा मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में होते हैं, लेकिन जिस जगह होते हैं एक पाउच जैसी स्ट्रक्चर, पाउच का मतलब होता है बेटा थैलीनुमा संरचना के अंदर होते हैं, पाउच लाइक स्ट्रक्चर में प्रेजेंट होते हैं। और एक पाउच लाइक स्ट्रक्चर को बोलते हैं स्क्रोटम। क्या कहते हैं? स्क्रोटम। हिंदी में बोलते हैं इसको वृषण कोष। वो कोष जहां पे वृषण पाए जाते हैं, तो इसका नाम पड़ गया वृषण कोष। ये कहां पे होते हैं? मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में। और जिस थैलीनुमा स्ट्रक्चर में पाए जाते हैं उसे हम क्या बोलते हैं? थैलीनुमा संरचना को स्क्रोटम कहते हैं। तो पहला क्वेश्चन एग्जाम का क्या बन गया? स्क्रोटम कहां होता है? क्या बोलोगे? मेल बॉडी में होता है। दूसरा, आप क्या बताओगे बेटा, क्या कि स्क्रोटम जो होता है उसमें क्या पाए जाते हैं? ये आपसे पूछेगा टेस्टिस दिस थैलीनुमा पाउच में, पाउच जैसे स्ट्रक्चर में होते हैं, उसको क्या बोलते हैं? उसको स्क्रोटम कहते हैं, ठीक है जी मैम। अब बच्चों, ये जो स्क्रोटम होता है ना, ये होता है आउटसाइड द मेल बॉडी। ये लड़कों के शरीर के अंदर नहीं होता है, इंटरनल नहीं होता है, एक्सटर्नल होता है, आउटसाइड द बॉडी होता है। इसका मतलब क्या हो गया? शरीर से बाहर होता है। ये बाहर क्यों होते हैं? कुछ ना कुछ तो कारण होगा। ये अंदर भी तो हो सकते थे टेस्टिस, ये स्क्रोटम अंदर भी तो हो सकता था शरीर के, बाहर है तो कुछ ना कुछ काम है इसका। क्या काम है सुनो। अगर मैं आपसे पूछूं टेस्टिस का योगदान क्या है, क्या योगदान रहता है इनका मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में? बेटा टेस्टिस के अंदर स्पर्म्स बनते हैं, स्पर्म्स फॉर्मेशन होता है। और मैंने आपको कल पढ़ाया था रिप्रोडक्शन के लिए सबसे पहली चीज जरूरी क्या है? लड़कों के अंदर शुक्राणु कोशिकाएं बननी चाहिए। तो शुक्राणुओं का जनन कहां होता है? कहीं ना कहीं तो ये स्पर्म्स बनते होंगे। तो ये स्पर्म्स बनते हैं वृषण के अंदर, टेस्टिस के अंदर, ठीक है। टेस्टिस का सबसे बड़ा और मेन काम क्या है? स्पर्म्स बनाना, शुक्राणु बनाना। आप मुझे बताओ, अगर स्पर्म्स नहीं बनेंगे तो क्या कोई लड़का जो है वो पिता बन पाएगा? क्या वो बच्चा पैदा कर पाएगा? नहीं मैम, बच्चा पैदा करने के लिए तो स्पर्म्स और ओवा, अंडाणु दोनों चाहिए। अब क्योंकि टेस्टिस में स्पर्म्स बनते हैं, और स्पर्म्स यानी शुक्राणु कोशिकाएं यानी कि गैमेट सेल्स, वो सेल्स जो रिप्रोडक्शन में काम आती है, ये मेन काम कर रही है टेस्टिस। इसीलिए पता है टेस्टिस को क्या बोलते हैं? प्राइमरी सेक्सुअल ऑर्गन ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ये प्राइमरी सेक्सुअल ऑर्गन है, यानी कि ये प्राथमिक जननांग अंग माना गया है। अगर आपसे एग्जाम में पूछ लेना कि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का प्राथमिक जननांग अंग कौन सा है, वो जनन वाला अंग जो रिप्रोडक्शन में काम आता है, तो वो टेस्टिकल करके आना, वृषण करके आना। क्यों? क्योंकि ये वही ऑर्गन है बेटा, ये ऑर्गन होते हैं, ठीक है। ये वही ऑर्गन है, अंग है जहां पे स्पर्म्स बनते हैं, शुक्राणु कोशिकाएं बनती हैं। और शुक्राणु कोशिकाएं तो भाई रिप्रोडक्शन के लिए जरूरी है, बिना स्पर्म्स के तो रिप्रोडक्शन हो ही नहीं सकता है, अंडा फर्टाइल हो ही नहीं सकता है। इसीलिए हम कहते हैं ये क्या है? प्राइमरी, ठीक है। प्राइमरी सेक्सुअल ऑर्गन है, ये क्या लिख दिया मैंने? प्राइमरी सेक्सुअल ऑर्गन है, प्राथमिक जननांग अंग है, ठीक है मैम। अब मैंने कहा क्योंकि टेस्टिस के अंदर स्पर्म्स बनते हैं और ये टेस्टिस शरीर से बाहर की तरफ होते हैं। अब क्यों होते हैं शरीर से बाहर के लिए? क्योंकि बेटा टेस्टिस में स्पर्म्स बनते हैं, और स्पर्म्स को बनने के लिए हमारे शरीर का जो इंटरनल टेंपरेचर है ना, उससे 2-2.5 डिग्री सेल्सियस टेंपरेचर कम चाहिए होता है। अरे हमारी बॉडी का इंटरनल टेंपरेचर कितना होता है? आप सब जानते हैं, लगभग 37 डिग्री सेल्सियस होता है। लेकिन स्पर्म्स को बनने के लिए 37 डिग्री नहीं, इससे 2-2.5 डिग्री सेल्सियस टेंपरेचर कम चाहिए होता है। इसीलिए ये स्क्रोटम या टेस्टिस ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम में मेल बॉडी में बाहर की तरफ होते हैं। तो लिख देना स्क्रोटम बाहर क्यों है? क्योंकि जो स्पर्म्स होते हैं उनको बनने के लिए 2 से 2.5 डिग्री सेल्सियस टेंपरेचर, टेंपरेचर का मतलब तापमान, क्या चाहिए होता है? कम चाहिए होता है बेटा ह्यूमन बॉडी से, इसलिए ये बाहर की तरफ होते हैं। अब अगर एग्जामिनर आपसे पूछ ले कि कितने डिग्री सेल्सियस टेंपरेचर पर स्पर्म्स अच्छे से बनते हैं, तो बेटा हमारी बॉडी का टेंपरेचर कितना है? 37। तो 37 में से 2.5 डिग्री सेल्सियस माइनस कर देना, वो आइडियल टेंपरेचर हो जाएगा स्पर्म्स फॉर्मेशन के लिए, ठीक है। तो याद रखना कि स्क्रोटम बाहर की तरफ क्यों है? क्योंकि स्पर्म्स को बनने के लिए हमारे शरीर के आंतरिक तापमान से 2 से 2.5 डिग्री सेल्सियस टेंपरेचर कम चाहिए होता है, ठीक है। अब 37 माइनस 2.5 डिग्री सेल्सियस कर लोगे तो कितना आएगा? 34-35 के लमसम डिग्री सेल्सियस टेंपरेचर पे आइडियल स्पर्म्स बनते हैं। अब आइडियल का मतलब क्या होता है? अच्छी क्वालिटी वाले स्पर्म्स बनते हैं, राइट मैम, ये हो गया। अब आओ नेक्स्ट पॉइंट में, जब आप स्पर्म की इसकी टेस्टिस की बात करते हैं, तो बेटा टेस्टिस का जब आप लेंथ की बात करते हैं, इस फोटो में देखो, इस फोटो में देखो आप, इस फोटो में आप देखिए कि ये टेस्टिस ऐसे होता है, ठीक है। इसकी आप लंबाई की बात करते हैं ऐसे कि लंबा कितना है?
है ये टेस्टिकल, ये इसकी लंबाई है, ये इसकी लंबाई है। तो लंबाई होती है बेटा 4 से 5 सेंटीमीटर। तो आप लिख दो वृषण की जो लेंथ है, लंबाई होती है 4 से 5 सेंटीमीटर और ये इसकी चौड़ाई है, ये इसकी विड्थ है। तो अगर चौड़ाई पूछेगा तो आप करके आना बेटा 2 से 3 सेंटीमीटर। तो टेस्टिकल की लंबाई 4 से 5 सेंटीमीटर, विड्थ यानी चौड़ाई कितनी होती है 2 से 3 सेंटीमीटर। दिखने में कैसा होता है? अंडे के आकार का। जिस पाउच में रहता है उसको स्क्रोटम। क्या काम करता है? स्पर्म्स बनाने का काम करता है, इसलिए हम इसको प्राइमरी सेक्सुअल ऑर्गन कहते हैं। ठीक है जी मैम। अब आ जाइए अगले पॉइंट पे। मैंने कहा कि इन टेस्टिकल में क्या बनते हैं? इन टेस्टिकल में स्पर्म्स बनते हैं, शुक्राणु कोशिकाएं बनती हैं। अब कैसे बनती है, कैसे बनती है तो जानना पड़ेगा ना जी मैम। अच्छा मैं आपको ये स्पर्म्स बनने से पहले आपको एक शब्द का मीनिंग बताती हूँ। बेटा होता क्या है, जब एक लड़का लड़का ध्यान से सुनना, लड़का मां के गर्भ में होता है, मां के यूट्रस में होता है, बच्चा भी वो बच्चा जिसका जन्म नहीं हुआ है। तो जब लड़का अगर मां के गर्भ में जब होता है ना, तो जब लड़का शरीर के अंदर है, मां के गर्भ में अंदर है, वो बाहर नहीं आया दुनिया में, तो पता है ये दोनों टेस्टिकल जो होते हैं उस लड़के के शरीर के अंदर की तरफ होते हैं, अंदर की तरफ होते हैं। लेकिन जैसे ही बच्चे का जन्म होने वाला होता है, जैसे ही बच्चा 7 साढ़े 7 8 महीने का हो जाता है मां के गर्भ के अंदर, तो ये टेस्टिस धीरे धीरे अंदर से बाहर आ जाते हैं और बाहर कहां? स्क्रोटम में आ जाते हैं। लेकिन कुछ ऐसे लड़के बच्चे पैदा हो जाते हैं जिसके अंदर ये जो टेस्टिस है ना, ये बाहर नहीं आते हैं, बॉडी के अंदर ही रह जाते हैं, पेल्विक एरिया में रह जाते हैं। और इस कंडीशन को कहा जाता है क्रिप्टोकोर्डिज्म। क्रिप्टोकोर्डिज्म क्या है? ये ग्रुप डी में पूछा हुआ क्वेश्चन है, आपको इतना डिटेल में पूछा था एग्जाम में, आ जाता है बेटा। सुनो क्रिप्टोकोर्डिज्म होता क्या है, आप लिख लेना इस चीज को। क्रिप्टोकोर्डिज्म हिंदी में सेम नाम है, क्रिप्टोकोर्डिज्म। ऐसा बच्चा जिस बच्चे के अंदर, जब उस बच्चे का जन्म हुआ तो उस बच्चे के जो टेस्टिस है वो शरीर के अंदर रह गए, बाहर नहीं, बाहर नहीं आए, तो उस कंडीशन को क्रिप्टोकोर्डिज्म कहा जाता है। ऐसा बच्चा जिसके अंदर दोनों टेस्टिस क्या नहीं हुए? स्क्रोटम में नहीं आए, स्क्रोटम में नहीं आए, या आप कह सकते हो बेटा मेल के रिप्रोडक्टिव सिस्टम में बाहर की तरफ नहीं आए, आउटसाइड नहीं आए, ब्रैकेट में लिख दो, बॉडी से आउटसाइड यानी बाहर की तरफ नहीं आए, अंदर ही धसे रह गए, तो डॉक्टर उसकी सर्जरी करते हैं, उसका ऑपरेशन करते हैं। और ऑपरेशन करके क्या किया जाता है? ऑपरेशन करके बेटा इन दोनों टेस्टिस जो अंदर धस गए थे उनको बाहर निकाल के स्क्रोटम में डाल दिया जाता है। तो आपको याद रखना है क्रिप्टोकोर्डिज्म बीमारी नहीं कह सकते, कोई बीमारी थोड़ी है बेटा, ये तो एक कंडीशन है, ये एक ऐसी कंडीशन होती है जिसमें बच्चा जब पैदा होता है तो उसके शरीर के अंदर ही टेस्टिस रह जाते हैं, वो बाहर स्क्रोटम में नहीं उतर पाते हैं। बाद में उस बच्चे का ऑपरेशन करके सर्जरी करके डॉक्टर जो टेस्टिस अंदर धसे हुए थे उनको स्क्रोटम में ले आता है। कभी-कभी ऐसा होता है कि इस बच्चे के अंदर एक टेस्टिस अंदर एक टेस्टिस बाहर, तो जब एक टेस्टिस अंदर रह गया बॉडी के और एक बाहर रह गया तो उसे कहा जाता है मोनोकोर्डिज्म। मोनो का मतलब होता है सिंगल, सिंगल, एक टेस्टिस अंदर एक टेस्टिस बाहर, तो ऑपरेशन करके जो अंदर है उसको भी बाहर निकाल दिया जाता है। तो ये क्रिप्टोकोर्डिज्म सिर्फ और सिर्फ एक छोटे बच्चे जो लड़का है उसके अंदर ये कंडीशन बनती है, लड़कियों में ऐसी कोई कंडीशन नहीं होती है। याद कर लोगे जी मैम। क्रिप्टोकोर्डिज्म से दोनों टेस्टिस शरीर के अंदर रह जाए, बाहर ना आए, स्क्रोटम में उतर ना पाए बाहर, तो इस कंडीशन को क्रिप्टोकोर्डिज्म कहा जाता है। अब मैंने कहा टेस्टिस के अंदर क्या बनते हैं? स्पर्म्स बनते हैं। अब ये स्पर्म्स बनते कैसे हैं वो हम देखेंगे। बेटा मान लो एक टेस्टिकल है, क्या है? एक टेस्टिकल यानी कि एक वृषण है, तो जैसे एक टेस्टिकल में होता है काम वैसे ही दोनों में होगा जी मैम, अलग थोड़ी ना होगा। तो एक टेस्टिस के अंदर 3 प्रकार की कोशिकाएं होती हैं। टेस्टिस के अंदर क्या पाई जाती है? देयर आर 3 टाइप्स ऑफ सेल्स। कितने प्रकार की कोशिकाएं होती हैं? 3 प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती हैं। अब बेटा ये तीनों के तीनों नाम याद होने चाहिए, इनके काम याद होने चाहिए। 3 प्रकार की कोशिका वृषण के अंदर पाई जाती है। अब कौन कौन सी? नंबर 1 पे जो सेल्स आती है उनको हम बोलते हैं जर्म सेल्स। क्या बोलते हैं? जर्म सेल्स। हिंदी में बोलते हैं रोगाणु कोशिका। अब ये मत समझ लेना कि ये रोग करने वाली कोशिकाएं हैं, नहीं, बस नाम है इनका, ये कोई रोग नहीं करती, कोई बीमारी नहीं करती है, ये ना होती है तो बीमारी हो जाती है। ठीक है, जर्म सेल्स। दूसरी जो सेल्स होती है टेस्टिस के अंदर उनको बोलते हैं सर्टोली सेल्स। कौन सी बेटा? सर्टोली सेल्स। हिंदी में लिखोगे सर्टोली कोशिकाएं, सर्टोली कोशिकाएं। और तीसरी जो होती है उनको बोलते हैं लेडिंग सेल्स। कौन सी सेल्स? लेडिंग सेल्स, LEYDING, लेडिंग सेल्स। ये तीनों प्रकार की कोशिकाएं किस में पाई जाती है? सिर्फ और सिर्फ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में। बच्चों देखो एग्जाम में कैसे क्वेश्चन आते हैं, एग्जाम में आपसे पूछेगा लेडिंग सेल्स मेल बॉडी में होती है या फीमेल में? तो मेल में। लड़कियों में ऐसी कोई चीज नहीं होती। ठीक है, सर्टोली सेल किसमें होती है? मेल के रिप्रोडक्टिव सिस्टम में या फीमेल के? मेल में। जर्म सेल्स किसमें होती है? मेल में। अच्छा ये तीनों सेल्स है कहां? टेस्टिकल में, यानी रिप्रोडक्टिव सिस्टम में जो टेस्टिस होते हैं लड़कों के अंदर उसके अंदर होती है। अब ये क्या करते हैं? अब ये क्या करते हैं वो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है बेटा। सुनो, ये जो जर्म सेल्स होती है ना, यही सेल्स क्या बनाती है? स्पर्म्स बनाती है बेटा। ये सेल्स स्पर्म फॉर्मेशन का काम करती हैं। ये ऐसी कोशिकाएं होती हैं जो कोशिकाएं क्या बनाती है? स्पर्म्स बनाती हैं, यानी शुक्राणु कोशिकाएं बनाती हैं। तो मैम एग्जाम में कैसे क्वेश्चन आएगा? अरे एग्जाम में क्वेश्चन आता है स्पर्म्स बनते कहां है? टेस्टिस। कौन सी सेल्स बनाती है? जर्म सेल्स। तो इन्होंने स्पर्म्स बना दिए। और ये स्पर्म्स पहली बार कब बनते हैं किसी भी लड़के में? मैंने आपको पढ़ाया था जब कोई बच्चा लड़का क्या होता है 11 से 13, कभी-कभी एग्जाम में आता है 12 से 14 साल, है ना, कुछ-कुछ लड़कों में लेट भी आती है प्यूबर्टी, 12 से 14 साल, यानी कि आप ऑन एन एवरेज मान लो कि जब कोई लड़का 12 से 14 साल का होता है तो उसकी प्यूबर्टी एज शुरू हो जाती है, उसमें किशोरावस्था शुरू हो जाती है। तो पहली बार उस बच्चे में क्या बनते हैं? स्पर्म्स बनते हैं, शुक्राणु जन्म होता है। हाँ, वैसे ज्यादा अच्छा आंसर 12 से 14 होगा। लड़कियों का प्यूबर्टी एज लड़कों की तुलना में 1 डेढ़ साल कम माना जाता है। लड़कियों में 11 से 12 साल में ही प्यूबर्टी एज शुरू हो जाती है, लड़कों में 12 से 13 साल। ठीक है, लेकिन कभी-कभार एग्जामिनर 11 से 13 साल भी लिख देता है, लेकिन ज्यादा अच्छा आंसर होगा 12 से 13 या 12 से 14 साल, याद रखना। ठीक है, तो जैसे ही वो लड़का 12-13 साल का हुआ, लेकिन आजकल खाना पीना ऐसा हो गया है कि बहुत जल्दी प्यूबर्टी शुरू हो जाती है ना, तो क्या हो जाता है जैसे ही ये बच्चा क्या 12-13 साल का होगा, ठीक है, किसी बच्चे में 11 साल भी हो सकता है, 12-13 साल का होता है तो उस बच्चे की प्यूबर्टी शुरू हो जाती है, किशोरावस्था शुरू हो जाती है। और जैसे किशोरावस्था शुरू होती है तो उसके टेस्टिस में जर्म सेल्स होती है, वो स्पर्म सेल्स बनाना शुरू कर देती है, शुक्राणु कोशिकाएं बनाना शुरू कर देती है, स्पर्म्स बन गए। अब ये बच्चा कब, ये लड़का जब बड़ा हो जाएगा, बूढ़ा हो जाएगा, बूढ़ा होने के बाद जब ये 50-55 साल का हो जाएगा, तो 50-55 साल का तो बूढ़ा हो गया ना, ओल्ड एज हो गई, तो इसमें स्पर्म्स बनना क्या हो जाते हैं? बंद हो जाते हैं बेटा। इस एज में आते आते ये जर्म सेल्स स्पर्म्स फॉर्मेशन करना बंद कर देती है। हो गया ना, इन्होंने स्पर्म सेल्स बनाई है, शुक्राणु कोशिकाएं बनाई है, बन गई। ठीक है ना, अब ये सर्टोली सेल्स क्या करती हैं? ये स्पर्म सेल्स को न्यूट्रिशन देती है। स्पर्म्स सेल्स को क्या देती है? न्यूट्रिशन प्रोवाइड करती है। न्यूट्रिशन का मतलब होता है उसको भोजन देती है, लालन पोषण करती है ये स्पर्म सेल्स का। हाँ, लिख सकते हो आप, इट प्रोवाइड्स न्यूट्रिशन टू स्पर्म सेल्स। ये कोशिकाएं शुक्राणु कोशिकाओं को, ये कोशिकाएं शुक्राणु कोशिकाओं को, शुक्राणु कोशिकाओं को भोजन प्रदान करती है या पोषण प्रदान करती है, पोषण प्रदान करती है। यानी कि जो सर्टोली सेल्स होती हैं वो क्या करती हैं? स्पर्म्स को न्यूट्रिशन देती है, खाना पीना देती है।
जिससे स्पर्म्स के पास एनर्जी रहे, ऊर्जा रहे। और जब सेल्स के पास एनर्जी होती है ना बेटा, तभी वो काम कर पाती हैं। जो स्पर्म्स मैंने आपको कल पढ़ाया था, स्पर्म सेल्स मोटाइल होती है, इनमें गति होती है, गति करके है ना, इनमें स्पीड होती है, इनमें गति होती है, और गति करके ये मेल से फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में आ जाती है। तो बेटा इनको स्पीड देने के लिए भी तो एनर्जी चाहिए ना, न्यूट्रिशन चाहिए, भोजन चाहिए। तो स्पर्म सेल्स को न्यूट्रिशन देने का काम सर्टोली सेल्स करती है। कभी कभी हम सर्टोली सेल्स को नर्स सेल्स भी बोलते हैं। बेटा हॉस्पिटल में नर्स होती है, क्या करती है? जब आप बीमार होते हो तो आपका खाना पानी सब कुछ वही पहुंचाती है। ठीक है, सही। हम मेल बॉडी में जो स्पर्म्स होते हैं उनकी नर्चरिंग करने का काम, उनको भोजन, उनको एनर्जी, उनको न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करवाने का काम सर्टोली सेल्स करती है। इसलिए हम कहते हैं ये नर्स सेल्स होती है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की। ठीक है मैम? हाँ जी मैम। चलो अब आओ, लेडिंग सेल्स क्या करती है? लेडिंग सेल्स बनाती है मेल हार्मोन। फटाक से बताओ मुझे, मेल हार्मोन कौन सा होता है? नर हार्मोन कौन सा होता है? कितनी बार पढ़ाया था मैंने रिपोर्ट आपको एंडोक्राइन सिस्टम में। मैंने कहा था एंडोक्राइन सिस्टम में जो लड़कों के अंदर टेस्टिस होते हैं उनके अंदर क्या बनता है? मेल हार्मोन। आज आप पढ़ रहे हो कि मेल हार्मोन कौन सी सेल्स बनाती है? लेडिंग सेल्स बनाती है। और मेल हार्मोन का नाम क्या है? मेल हार्मोन का नाम होता है टेस्टोस्टेरोन। क्या? टेस्टोस्टेरोन। लिख दो, टेस्टोस्टेरोन नर हार्मोन बनाती है, ये टेस्टोस्टेरोन हार्मोन बनाती है बेटा। अब हम एग्जाम में कैसे क्वेश्चन आता है? एग्जाम में क्वेश्चन आता है टेस्टिकल के अंदर कौन सी सेल्स होती है जो स्पर्म्स बनाती है? आंसर, जर्म सेल्स। कौन सी सेल्स होती है जो स्पर्म्स को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करती है? सर्टोली सेल्स। कौन सी सेल्स को नर्व सेल्स बोलते हैं? सर्टोली सेल्स। कौन सी सेल्स होती है टेस्टिकल में वृषण में जो मेल हार्मोन यानी टेस्टोस्टेरोन बनाती है? लेडिंग सेल्स। लेडिंग सेल्स। तो प्यारे प्यारे बच्चों सुनो, ये टेस्टिस है, इस टेस्टिस के अंदर क्या बन गए? स्पर्म्स बन गए। बन गए स्पर्म्स, शुक्राणु कोशिकाएं बन गई। कैसे बनी? कौन सी सेल्स ने बनाई? मैंने आपको बता दी। ठीक है, अब क्या होगा? अब इस टेस्टिकल के अंदर स्पर्म्स बन गए हैं। अब ये स्पर्म्स मेल बॉडी से बाहर कैसे जाते हैं? बाहर किस रास्ते से जाते हैं? तो बेटा इस टेस्टिस के अंदर यहाँ स्पर्म्स बने हैं, मिलियंस ऑफ स्पर्म्स बनते हैं। जैसे एक टेस्टिकल बनते हैं वैसे दोनों में बनते हैं, दोनों में सेम काम होता है। लेफ्ट और राइट टेस्टिस में दोनों में एक काम होता है। तो मिलियंस ऑफ स्पर्म्स बन गए हैं। अब बनकर ये स्पर्म्स मेल के जेनिटल एरिया से बाहर की तरफ आएंगे। अब बाहर आने के लिए इनको कुछ डक्ट्स की सहायता चाहिए, इनको कुछ नलियों की सहायता चाहिए। तो अब हम पढ़ेंगे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में कौन कौन सी नलियां होती हैं। मैंने अभी पढ़ाया था ना आपको, देखो क्या पढ़ाया मैम ने? मैंने पढ़ाया कि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम 4 भागों का बना हुआ है। पहला भाग टेस्टिस, टेस्टिस में स्पर्म्स बन गए। कौन सी सेल्स ने बनाया, कब बनाया, कब बनाना बंद कर देती है, सारी बात आपको याद होगी। अब हम पढ़ेंगे 2 नंबर पे एक्सेसरी डक्ट्स, वो नलिकाएं जिन नलिकाओं की सहायता से ये स्पर्म्स मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम से बाहर निकलते हैं, उनको हम एक्सेसरी डक्ट्स कहते हैं, उनको हम सहायक नलिकाएं कहते हैं। और अच्छे से समझना है, इस फोटो को देखो, इस फोटो को देखो। ये टेस्टिस यहाँ पे बन गए मैम। अब इन नलियों की सहायता से ऐसे स्पर्म्स आएंगे इस रास्ते से और यहाँ से बाहर निकलते हैं। तो इन नलियों का योगदान बहुत बड़ा है, वो हमें पढ़ना पड़ेगा। तो आइए जरा 2 नंबर पे आपको एक्सेसरी डक्ट्स पढ़ाते हैं। तो 2 नंबर पे हेडिंग डालो, एक्सेसरी डक्ट्स। बेटा ये चैप्टर अगर आप किताब से पढ़ने की कोशिश करोगे ना, नहीं पढ़ पाओगे, दिमाग ही घबरा जाएगा तुम्हारा, इतना ज्यादा झमेला। मैं बहुत आसान करके पढ़ा रही हूँ, फालतू के कमेंट मत करो, पढ़ाई कर लो। ठीक है, नंबर 2 पे आता है सहायक नलिका। ऐसी नलिकाएं जो मेल के रिप्रोडक्टिव सिस्टम में योगदान देती है, सहायता करती है, तो सहायक नलिका होगी। ठीक है, आ जाइए। मैं बहुत टेक्निकल इशू हो रहा है। क्या टेक्निकल इशू हो रहा है? क्या क्लास में प्रॉब्लम हो रही है? कहाँ को रुक रही है ये क्लास? चल सुनो, एसएसवी डक्ट्स कौन कौन सी होती है इनके? अब ना बेटा नाम जैसे भी है ना, आपको नाम टफ लगने वाले हैं, लेकिन आपको याद करना पड़ेगा, है ना? ठीक है, चलो सुनो, ये एक टेस्टिस है ऐसे। ठीक है बेटा, ध्यान से समझना। इस टेस्टिस में क्या होता है? क्या होता है? इस तरीके के बहुत सारे कंपार्टमेंट्स होते हैं इस टेस्टिस के अंदर। टेस्टिस की जब एनाटॉमी करते हैं, आंतरिक संरचना देखते हैं हम, तो क्या होता है? इस टेस्टिस के अंदर ऐसे कंपार्टमेंट्स नजर आते हैं। और नहीं चल रही है क्लास? मैम आज फिर टाइम चेंज, किसने टाइम चेंज करा बेटा? 12:30 से 2 डेढ़ घंटे की क्लास करेंगे, पहले बोल चुकी हूँ मैं। कौन सी दुनिया में हो आप? हाँ क्लास चल रही है। हाँ जी, क्या आप बताना बेटा, सही चल रही है क्या? अब सही चल रही है क्लास? यार सब कुछ तो सही है मेरी साइड से, अभी चल रही है। ठीक है, आ जाओ, ऑल क्लियर। हाँ तो सुनो, जब आप, ये एक टेस्टिकल है, ये एक वृषण है। ठीक है, इस टेस्टिकल की आप एनाटॉमी करते हैं, इसकी आंतरिक संरचना देखते हैं तो कैसा दिखता है? ऐसे कंपार्टमेंट्स नजर आते हैं बेटा। कंपार्टमेंट को समझते हो ना, भाग अलग अलग। और इन कंपार्टमेंट्स का नाम क्या होता है? इन कंपार्टमेंट्स को कहा जाता है टेस्टिक्युलर लोब्यूल्स। क्या कहते हैं हम? टेस्टिक्युलर लोब्यूल्स कहते हैं। मैम दिखाओ, चलिए आपको दिखाते हैं पहले कहाँ होते हैं। एक टेस्टिस की स्ट्रक्चर ये देखो, ठीक है ना? तो देखो ये रहा पहला कंपार्टमेंट, दूसरा कंपार्टमेंट, ऐसे कंपार्टमेंट दिख रहे हैं आपको? जी मैम। और इन कंपार्टमेंट्स को बोलते हैं टेस्टिक्युलर लोब्यूल्स, और हिंदी में कहा जाता है इनको वृषण पालिकाएं। लिख दो, हिंदी में बोलते हैं हम वृषण पालिकाएं। एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि ये कंपार्टमेंट्स एक टेस्टिकल में कितनी होते हैं? कितने होते हैं? तो एक टेस्टिस में 250 होते हैं। जब एक टेस्टिस में 250 है तो दोनों में आपको पता ही लग गया होगा कितने होते हैं। तो एग्जामिनर क्वेश्चन पूछता है कि एक टेस्टिकल के अंदर ये कंपार्टमेंट्स कितने होते हैं, यानी कि टेस्टिकुलर लोब्यूल्स कितनी होती हैं? लोब्यूल्स कितनी होती हैं? तो आप क्या बताओगे बेटा? ये 250 होती हैं। ठीक है, अब इन टेस्टिकुलर लोब्यूल्स के अंदर आप देखोगे ना तो ऐसे पतली पतली नलियां होंगी, और पतली पतली, ये तो कंपार्टमेंट है। इन कंपार्टमेंट्स के अंदर आप देखोगे तो ऐसी नलियों का जाल मिलेगा, ये नलियां पतली पतली डक्ट्स मिलेंगी। और इन्हीं पतली पतली डक्ट्स को क्या कहा जाता है? इन पतली पतली डक्ट्स का नाम होता है सेमनीफेरस, सेमनीफेरस ट्यूब्यूल। एक होता है बेटा ट्यूब नली, और नली का और छोटा हिस्सा, तो इसको ट्यूब्यूल कहते हैं। और हिंदी में कहा जाता है शुक्रजनक नलिकाएं। शुक्रजनक नलिकाएं यानी कि वो नलिकाएं जहां पर शुक्राणुओं का जनन होता है, उन्हें हम शुक्रजनक नलिकाएं कहते हैं। नाम से क्लियर है, सेमनीफेरस ट्यूब्यूल, ट्यूब का छोटा नली। और इनको हिंदी में क्या कहते हैं? हिंदी में कहते हैं शुक्रजनक नलिकाएं, वे नलियां जहां पर शुक्राणुओं का जनन होता है। और बेटा इन्हीं सेमनीफेरस ट्यूब्यूल में क्या काम होता है? स्पर्म्स फॉर्मेशन का काम होता है, यहां पर शुक्राणुओं का जनन होता है। अब आप कहोगे मैम अभी तो आपने पढ़ाया कि शुक्राणु का जनन जो है वो कौन सी कोशिकाएं करती हैं? वो करती हैं मैम जर्म सेल्स। तो बेटा ये जो नलियां होती है ना, इन्हीं नलियों के अंदर क्या होती है? जर्म सेल्स पाई जाती हैं। तो सेमनीफेरस ट्यूब्यूल वो नलियां हैं जहां पे स्पर्म्स का फॉर्मेशन होता है, शुक्राणुओं का जनन होता है, क्योंकि यहां पर शुक्राणुओं को जन्म देने वाली सेल्स यहीं पे होती है, यहीं पे होती है। हो गए स्पर्म्स, बन गए, बन गए। मैं लिख दूं इन नलियों के अंदर ऐसे, ये स्पर्म्स बन गए बेटा, बन गए? जी मैम, ये ऐसे बन गए। तो
आपसे अगर आपसे पूछे एग्जामिनर कौन सी सेल्स में, वीडियो रख रहा है यार, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है क्या? सुमन राज कह रही रिकॉर्डेड क्लास, सही कह रही हो तुम। हाँ यार, सब कुछ मेरी साइड से सब कुछ सही चल रहा है यार। हाँ मेरी साइड से तो सब कुछ सही चल रहा है यार, ये आज की क्लास में दिक्कत आनी थी मतलब। आप बताना बच्चों, मैं सोच रही थी आज मेल ब्रोकर सिस्टम खत्म करके जाऊंगी मैं। अब सही चल रहा है, बार बार स्क्रीन ब्लैक हो रहा है, इंटरनेट सही चल रहा है, क्या प्रॉब्लम है फिर, कहाँ से प्रॉब्लम है? कैमरा बंद हो रहा है? हाँ अभी भी सही नहीं है, कैमरा ऑफ हो रहा है, कहाँ से चेक करूँ मैं? सब तो सही है, देखो इंटरनेट की स्पीड एकदम ग्रीन आ रही है, कहाँ दिक्कत आई है? फ्री स्टोरेज स्पेस, क्या प्रॉब्लम हो रही है बाबा? तो मेरी साइड से तो सब कुछ सही चल रहा है यार। अब सही है, ऑलराइट। अरे यार मैं मूड बना के थी, आधे चैप्टर को खत्म ही करके जाऊंगी अभी। ओके कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है तो आ जाओ, चल। कभी कभी रुक जाता है ना, ऐसा कुछ है। चलो सुनो, तो ये टेस्टिस है, टेस्टिस के अंदर ऐसे कंपार्टमेंट्स होते हैं, कितने? एक टेस्टिस में 250 कंपार्टमेंट्स होते हैं, और इन 250 कंपार्टमेंट्स में पतली पतली नलियां होती हैं, उनको सेमिनिफरस ट्यूब्यूल कहते हैं, इनको शुक्रजनक नलिकाएं कहते हैं, जहां पे शुक्राणु बनते हैं। यहाँ पे स्पर्म्स का फॉर्मेशन हो गया। मैम आप फोटो में दिखाइए, आइए मैं आपको दिखाती हूँ, आप इस फोटो में देखो। देखो बेटा ये सेमिनिफरस ट्यूब्यूल है, यहाँ पे दिखा रखा, जूम करती हूँ ना, ये कंपार्टमेंट्स क्या है? सेमिनिफरस ट्यूब्यूल है, ठीक है। अब इन कंपार्टमेंट्स के अंदर देखो, ये पतली पतली नली दिख रही है, हाँ मैम दिख रही है, और इन्हें क्या बोलते हैं? इन्हें बोलते हैं हम इन्हें कहते हैं हम अपना शुक्रजनक नलिकाएं, शुक्राणुओं का जन्म करती हैं ये। अब ये बन गई, ठीक है। अब ये जो स्पर्म्स यहाँ पर बने हैं, ये स्पर्म्स आते हैं इस नली में, ये नली दिख रही है, रेटे टेस्टिस। रेटे का मतलब होता है जाल, बहुत सारे जंजाल में बनी हुई ऐसी क्या होती हैं? बहुत सारी नलियां होती हैं। तो ये स्पर्म्स यहाँ से बनके इस जाल में आते हैं, और इस जाल को बोलते हैं रेटे टेस्टिस। और रेटे टेस्टिस इन स्पर्म्स को कहां पहुंचाता है? इन नलियों में, इस वाली नली में, ये नली दिख रही है, इस वाली नली में। इस नली को कहा जाता है एपिडाइडमिस, इसे कहा जाता है एपिडाइडमिस, ठीक है। कोई बात नहीं, मैं रिपीट कर दूंगी, अगर ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है तो आपको अभी रिपीट कर देती हूँ। तो ये स्पर्म्स बन गए, हाँ जी मैम बन गए। अब बनके ये स्पर्म्स ऐसे बहुत सारी नलियों का ऐसे जाल होता है बेटा, ऐसे जाल, और इस जाल को क्या कहा जाता है? इस जाल को कहा जाता है रेटे टेस्टिस। रेटे टेस्टिस हिंदी में लिखो वृषण जाल। जाल का मतलब होता है नेटवर्क, बहुत सारी ऐसी नलियों का नेटवर्क पड़ा होता है। अब स्पर्म्स यहाँ से आए इन नलियों में, ठीक है, ऐसे इन नलियों में आ गए। अब ये रेटे टेस्टिस से स्पर्म्स कहाँ जाते हैं? तो इसी रेटे टेस्टिस से एक और बड़ी सी नली का जाल ऐसे रहता है, ऐसा, और इस हिस्से को बोलते हैं, इस हिस्से को हम दिखाते हैं एपिडाइडमिस। क्या बोलते हैं? एपिडाइडमिस कहते हैं, डाइडमिस कहते हैं, और हिंदी में बोलते हैं वृषण नलिका, हिंदी में बोलते हैं वृषण नलिका। ये लो बच्चों, अब ध्यान से समझना, हो गया जी मैम, वृषण जनिका कहते हैं, ठीक है। अब चला नेक्स्ट पॉइंट। अब इस एपिडाइडमिस से एक लंबी सी नली जाती है ऐसे बाहर, ये टेस्टिस से बाहर है, ये अंदर नहीं है, ये बाहर ऐसे आ गई, और इस नली को कहा जाता है बच्चा, इस नली का नाम होता है वास डेफरेंस। क्या नाम होता है? वास डेफरेंस। वास डेफरेंस नली, हिंदी में सेम नाम होगा, इसको वास डेफरेंस बोलेंगे बेटा, वास डेफरेंस नली। ये अभी आपको 4 नलियों के नाम याद करने हैं, ठीक है। फिर से बताती हूँ 4 नली कौन कौन सी। पहली नली का नाम है सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, हिंदी में क्या बोलेंगे? शुक्रजनक नलिका। दूसरी नली का नाम याद रखना है रेटे टेस्टिस, तीसरी नली का नाम याद रखना है एपिडाइडमिस, और चौथी नली का नाम याद रखना है वास डेफरेंस। तो बच्चों मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में, नर प्रजनन तंत्र में एसेसरी डक्ट्स होती हैं, सहायक नलिकाएं होती हैं, उनकी संख्या कितनी होती है? 4 होती है। 4 सहायक नलिकाएं काम आती हैं, कौन कौन सी? 1 नंबर पे सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, 2 नंबर पे रेटे टेस्टिस, 3 नंबर पे एपिडाइडमिस, इसे वृषण नलिका या अधिवृषण भी कहते हैं हिंदी में, ठीक है, हिंदी में अधिवृषण भी कहते हैं। और 4 नंबर पे कौन सी है बेटा? 4 नंबर पे आ गई वास डेफरेंस नली। अब मैं इन्हीं नलियों को आपको फोटो में दिखाती हूँ एक्चुअल में ये कैसी दिखती है। चलो ये एक टेस्टिस है, मैं इसको जूम करके आपको दिखाती हूँ। अब देखना चारों नाम मैं आपको दिखाऊंगी, ध्यान से देखना, चारों के चारों नाम आपको दिखाने जा रही हूं मैं। पहला ये रहा सेमिनिफेरस ट्यूब, ये सेमिनिफेरस ट्यूब है, 1 नंबर शुक्रजनक नलिका हो गया। 2 नंबर पे आओ रेटे टेस्टिस, ये वाला रेटे टेस्टिस, हाँ जी मैम। 3 नंबर पे देखना एपिडाइडमिस, ये एपिडाइडमिस, ठीक है। और अब 4 नंबर पे जो होता है उसको बोलते हैं वास डेफरेंस। देखो मैंने कहा जो टेस्टिस से बाहर निकलती है, ये जो बाहर निकल रही है इसको बोलते हैं वास डेफरेंस। दिख गई 4 नलियां? हाँ जी मैम, 4 नलियां दिख गई जी मैम। तो अब आओ जरा मैं आपको इन नलियों के अंदर क्या कैसे होता है वो समझो। स्पर्म्स बने कौन सी नली में? सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में, बन गए, ठीक है, हाँ जी मैम बन गए। अब बन के ये आते हैं, क्रोनोलॉजी याद रखना, सीक्वेंस याद रखना, बने यहाँ स्पर्म्स, बन के कहाँ है? रेटे टेस्टिस में, और रेटे टेस्टिस से जो स्पर्म्स होते हैं वो ऐसे इस नली से होते हुए एपिडाइडमिस में आ जाते हैं, ये एपिडाइडमिस है बेटा। और देखो एपिडाइडमिस में 2 काम होते हैं। एपिडाइडमिस का पहला काम होता है मैच्योरेशन ऑफ स्पर्म्स, ये शुक्राणु कोशिकाओं की परिपक्वता में सहायक होती हैं बेटा। एपिडाइडमिस वो जगह है जहां पर स्पर्म्स मैच्योर होते हैं, यहाँ बने मैच्योर होने के लिए इस रास्ते में आते हैं, इस जगह स्पर्म्स मैच्योर होते हैं। मैच्योर का मतलब वो फर्टाइल होने के लायक होते हैं बेटा, यहाँ तो बेचारे नए नए बने होते हैं, यहाँ के मैच्योर होते हैं। तो अगर आपसे पूछ ले, क्या पूछेगा कि जो शुक्राणु कोशिकाएं होती हैं उनकी परिपक्वता कहाँ होती है, उनका मैच्योरेशन कहाँ होता है? तो शुक्राणु कोशिकाओं का मैच्योरेशन एपिडाइडमिस में होता है। तो बेटा यहीं पे स्पर्म्स स्टोर हो जाते हैं, स्टोर जब तक बाहर नहीं निकले तब तक कहीं तो रहते होंगे, टेस्टिस में रहते हैं, लेकिन किस हिस्से में? यहाँ पे। तो दूसरा काम एपिडाइडमिस का होता है स्टोरेज ऑफ स्पर्म्स। यकीन मानना बेटा, एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, यहीं पे स्पर्म्स टेम्परेरी टाइम के लिए स्टोर होते हैं। स्टोर का मतलब होता है इनका भंडारण होता है, जब तक वो बॉडी से बाहर नहीं निकले। तो अभी यहाँ है बेटा, तो लिख दो शुक्राणुओं का भंडारण भी यहीं होता है। अब आप एक बार फिर से समझ लो एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आया। शुक्राणु बनते कहाँ हैं? इस हिस्से में, इस नली में। बनके मैच्योर और स्टोर कहाँ होते हैं? इस हिस्से में। जब तक बाहर नहीं निकलते यहाँ पड़े, एपिडाइडमिस में पड़े, बस ये याद रखना। कौन सी नलिका शुक्राणुओं के मैच्योरेशन में हेल्प करती है, स्टोरेज में हेल्प करती है, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आ जाते हैं। हाँ जी मैम। अब क्या होगा? अब जब ये स्पर्म्स टेस्टिस से बाहर निकलते हैं तो ये स्पर्म्स इस नली से होते हुए ऐसे बाहर आते हैं, ऐसे। और इस नली का नाम क्या होता है? इस नली का नाम होता है वास डेफरेंस। वास डेफरेंस ये क्या करती है? ये शुक्राणुओं को वृषण से बाहर निकालती है, शुक्राणुओं को वृषण से बाहर ले जाती है, यानी कि टेस्टिस स्पर्म्स को बाहर लेके जाती है। अब आपको मैं बाहर कहां, तो आओ एक फोटो दिखाते हैं, इससे समझने की कोशिश करना। ये रही वास डेफरेंस,
ये दिख रही है वास्ट डिफरेंस, हाँ जी मैम, ये रही, एक लेफ्ट में एक राइट में, क्योंकि दो टेस्टिस है, दोनों में स्पंज बनते हैं। ये नली टेस्टिस में जो स्पंज बने उनको ऐसे बाहर इस रास्ते से लेके आती है, यहाँ ऐसे, ये रास्ता स्पंज का बाहर जाने का। तो टेस्टिस से लेकर इस हिस्से तक स्पंज को बाहर लाई ये नली, और इस नली को बोलते हैं वास्ट डिफरेंस नली। अब सुनिएगा, फैमिली प्लानिंग के लिए, पॉपुलेशन कंट्रोल करने के लिए नसबंदी करवाई जाती है। नसबंदी लड़की की भी होती है, लड़के की भी होती है, और लड़के की जब नसबंदी होती है उसको इंग्लिश में कहा जाता है वेसेक्टोमी ऑपरेशन। मेल नसबंदी को क्या कहा जाता है? लड़कों की जो नसबंदी होती है ना, मेल बॉडी में जो नसबंदी होती है उसको वेसेक्टोमी कहा जाता है। लिख देना, मेल बॉडी में जो नसबंदी होती है ना उसको क्या कहते हैं? उसको वेसेक्टोमी कहा जाता है। एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन बेटा एनटीपीसी में, वेसेक्टोमी ऑपरेशन या वेसेक्टोमी टर्म कहते हैं। ये क्या होता है? मेल की नसबंदी, नस को बंद कर दिया। अब इस वेसेक्टोमी ऑपरेशन में किया क्या जाता है? इस वेसेक्टोमी में इस वास्ट डिफरेंस नली को यहां से काट दिया जाता है। नस बंदी, नस को बंद कर दिया, इस नली को काट के यहां पर फोल्ड करके ऐसे बांध देते हैं डॉक्टर, और इसी ऑपरेशन को बोला जाता है वेसेक्टोमी। अब क्या होगा? अब ये लड़का कभी भी पापा नहीं बन सकता, तो फैमिली प्लानिंग होगी, पॉपुलेशन कंट्रोल होगी। एक या दो बच्चा पैदा करने के बाद, दो बच्चे अच्छे, वैसे तो आजकल एक बच्चे का खर्चा उठाना इतनी महंगाई के जमाने में बहुत है बेटा, है ना? तो क्या हुआ, इस वेसेक्टोमी ऑपरेशन में डॉक्टर इसको कट करते हैं, इस नली को, कौन सी नली को? वास्ट डिफरेंस को, और इसको कट करके यहीं पर ऐसे बांध दिया जाता है। अब बेटा क्या होगा, इस लड़के में स्पम्स तो बनेंगे, स्पम्स तो यहाँ बन रहे हैं, लेकिन ये स्पम्स का इजैकुलेशन नहीं होगा, ये स्पम्स यहाँ से बन के बाहर नहीं निकलेंगे, और जब बाहर इस लड़के के शरीर से नहीं जाएंगे दौरान सेक्सुअल इंटरकोर्सेस, तो क्या ये बच्चा आगे, ये लड़का बच्चा पैदा कर पाएगा? नहीं ना, तो होगी पॉपुलेशन कंट्रोल। ठीक है, अब आप में से कुछ बच्चे बोलेंगे मैम जब लड़कों की नसबंदी हो जाती है तो क्या उनमें स्पम्स नहीं बनते? अरे बेटा स्पम्स तो बनते हैं, लेकिन वो बाहर नहीं निकलते, और जब तक स्पम्स बाहर नहीं गए, फीमेल की बॉडी में नहीं गए सेक्सुअल इंटरकोर्सेस के दौरान, तो बच्चा पैदा होगा ही नहीं। स्पम्स बनते हैं, यहाँ बनते हैं, मर जाते हैं, बनते हैं, मर जाते हैं, डीजनरेशन हो जाता है स्पम्स का, बाहर नहीं निकल पाते बेटा। ठीक है, फिर से वो ब्लड के अंदर मिल जाते हैं। ठीक है, आगे बात समझ में? जी मैम, तो ये होती है मील नसबंदी वेसेक्टोमी। ये नलियां काम आई है। अब मैम हम नोट्स कैसे बनाएंगे, नलियों में सीक्वेंस कैसे? तो आइए मैं आपको नलियों की सीक्वेंस बता दूं, एसेसरी डक्ट्स की सीक्वेंस लिखवा दूं। सबसे पहली सीक्वेंस में आपको लिखना है एक नंबर पे, जहां पे स्पम्स बनते हैं उसको बोलते हैं सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, इसी सीक्वेंस में याद करना है आपको। सीक्वेंस पूछ जाती है शुक्रजनक नलिकाएं, अरे हिंदी मीडियम वालों को तो मजे है, शुक्रजनक नलिकाएं क्या? शुक्राणु का जन्म। इसमें स्पम्स बने हैं, अब बन के दो नंबर कौन से हिस्से में आएंगे? दो नंबर ये स्पम्स बन के पहले रेटे टेस्टिस में जाते हैं, और रेटे टेस्टिस को क्या बोलते हैं हम? वृषण जालिकाएं। बहुत सारा नेटवर्क है किसका? ट्यूब का, उसको वृषण जालिकाएं कहते हैं। अब वृषण जालिकाएं इन स्पम्स को कहां ले जाती हैं? एपिडाइडमिस में ले जाती हैं। किसमें? एपिडाइडमिस में ले जाती हैं, यानी कि अधिवृषण में ले जाती हैं। और एपिडाइडमिस में यहाँ पे स्टोर भी होते हैं स्पम्स और मैच्योर भी होते हैं। अब जैसे ही एपिडाइडमिस से कहां गए? वास्ट डिफरेंस में गए, और वास्ट डिफरेंस वो नली होती है जो टेस्टिस से वृषण, यानी कि वृषण से क्या बाहर लेके जाती है स्पम्स को। तो डॉक्टर ने क्या किया? डॉक्टर ने इस नली को ही काट दिया, और नली को ही काट दिया तो स्पम्स बाहर नहीं निकलेंगे। ये लो, ये सीक्वेंस याद रखनी है। अब अपने आप लिख लेना, अब अपने आप लिख लेना कि यहाँ पे शुक्राणुओं का जन्म होता है, फिर शुक्राणुओं को यहाँ से यहाँ तक कौन लाता है? ये लाता है, और यहाँ पे स्पम्स को मैच्योर भी यही किया जाता है, और यहीं पे स्पम्स स्टोर भी होते हैं, भंडारण होता है, और फिर टेस्टिस से बाहर कौन लेके जाती है? वास्ट डिफरेंस लेके जाती है। तो पहले मैंने आपको समझा दिया, फिर बता दिया नोट्स कैसे बनाओगे, और होते कैसे एक्चुअल में? ऐसी होती है नलियां। ये हम सीक्वेंस से ही पढ़ाइए बेटा, सीक्वेंस से पढ़ा रही हो, ठीक है? हो गया? तो इसी नली को काट देते हैं तो नसबंदी हो जाती है लड़कों की। अब लड़की की कैसे होती है वो लड़की के पढ़ाएंगे। हो गया, खत्म, आगे चलो। जी मैम, तो मैंने कहा मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम 4 भागों में बंटा हुआ होता है। हाँ जी मैम, वो 4 भाग क्या क्या बताए थे मैम ने? टेस्टिस पहला पढ़ लिया, एसेसरी डक्ट्स कितनी होती है? 4 पढ़ ली। अब हम पढ़ेंगे मेल ग्लैंड्स, पुरुष ग्रंथियां। तो नेक्स्ट हेडिंग डालो 3 नंबर पे, मेल ग्लैंड्स। मेल ग्लैंड्स, पुरुष ग्रंथि या पुरुष ग्रंथि जो सिर्फ पुरुष में पाई जाती है। ठीक है, पुरुष ग्रंथि। सबसे पहले आपको दिखाते हैं, ग्लैंड्स लिखो, एस लगाओ, ग्रंथियां कितनी होती है? 3 होती है बेटा। इन तीनों के नाम याद कर लो, वही आपके लिए बहुत बड़ा चैलेंज है। आ जाइए, दिखाते भी हैं आपको, नाम भी याद करवाते हैं, कोई बात नहीं। आज ये है मेल का रिप्रोडक्टिव सिस्टम। जी मैम, अब ध्यान से देखो, आप स्पम्स बने कहाँ? यहाँ, यहाँ स्टोर हुए, फिर ये नली से ऐसे स्पम्स जा रहे हैं। अब ये स्पम्स का जाने का रास्ता है बेटा, ऐसे ऐसे से गए, ऐसे ऐसे गए। अब जब गए ना, इस हिस्से में आते हैं, तो इस हिस्से को कहा जाता है सेमाई। इस हिस्से के अंदर ये जो ग्लैंड है ना, ये दिख रही है आपको? ये देखो बेटा, ये होता है यूरिनरी ब्लैडर, इसको बोलते हैं मूत्राशय, जहाँ पे यूरिन, पेशाब स्टोर होता है लड़कों के अंदर। इस हिस्से में यूरिन टेम्परेरी टाइम के लिए स्टोर होता है। ठीक है, पेशाब और जो सीमेन यानी स्पम्स होते हैं वो एक ही रास्ते से बाहर जाते हैं। तो ये यूरिनरी ब्लैडर है लड़कों का, और इसी यूरिनरी ब्लैडर के जस्ट नीचे की तरफ एक जोड़ी सेमाइनल वेसिकल होती है बेटा। ये देखो, ये दिख रही है आपको? पहली, दूसरी, इसको बोलते हैं पौरुष ग्रंथि का पहला हिस्सा, हिंदी में बोलते हैं शुक्राशय ग्रंथि। ठीक है, अब सेमाइनल वेसिकल से नीचे की तरफ देखोगे, ये देखो, इस ग्रंथि को कहा जाता है प्रोस्टेट ग्लैंड। प्रोस्टेट ग्रंथि सिर्फ लड़कों में होता है। मैंने कहा ना आजकल प्रोस्टेट कैंसर चल रहा है, जब इसी ग्रंथि में कैंसर हो जाता है तो उसको प्रोस्टेट कैंसर कहा जाता है। ठीक है बेटा? हाँ जी मैम। अब इसके नीचे की तरफ ये देखो, बल्ब के जैसी, बल्ब समझते हो ना? हाँ मैम, बल्ब के जैसी ग्रंथि होती है, इनको बोलते हैं बल्बोरुथल ग्लैंड। बल्बोरुथल ग्लैंड बल्ब के आकार की होती है। तो ये 3 ग्रंथियां जो सिर्फ और सिर्फ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का हिस्सा होती है, फीमेल में नहीं होती है। एग्जाम में प्रश्न आएगा प्रोस्टेट ग्लैंड किसमें होती है? मेल में। बल्बोरुथल ग्लैंड किसमें होती है? मेल में। सेमाइनल वेसिकल किसमें होती है? मेल में। तो आइए इन तीनों ग्रंथियों के नाम देखते हैं और इनके काम देखते हैं। कुछ ना कुछ काम ही करती होंगी, तो काम ही तो पढ़ना है। ठीक है, चलिए आ जाइए। कहाँ लिखा था हमने, किस स्लाइड पे लिखा था? ये रहा मेल ग्लैंड्स। सबसे पहले आपको इन तीनों ग्रंथियों के नाम पता होना चाहिए बेटा। नंबर 1 पे जो आती है उसको बोलते हैं सेमाइनल वेसिकल। एक नंबर पे जो आती है उनको बोलते हैं सेमाइनल वेसिकल, हिंदी में बोलते हैं शुक्राशय ग्रंथि। शुक्राशय ग्रंथि, किताब से तुम ये चैप्टर पढ़ के दिखा दो, मैं मान जाऊं तुम्हें। नंबर 2 पे आती है, उनको बोलते हैं प्रोस्टेट ग्लैंड, प्रोस्टेट ग्रंथि। नंबर 2 पे जो आती है उसको लिख दो प्रोस्टेट ग्रंथि। और नंबर 3 पे जो आती है उनको बोलते हैं बल्बोरुथल ग्लैंड। बल्बोरुथल ग्लैंड, हिंदी में सेम नाम है, बल्बोरुथल ग्रंथियां। बल्बोरुथल ग्रंथियां, इनका एक नाम और होता है काउपर्स ग्लैंड बोलते हैं इनको। ये इसी का दूसरा नाम भी लिख लो। ये पूछा हुआ क्वेश्चन बेटा, काउपर्स ग्लैंड्स किसमें होता है? काउपर्स ग्लैंड, सीएपीएफ के एग्जाम में पूछा हुआ है। काउपर ग्रंथि, काउपर ग्रंथि। एक बार जल्दी से नाम नोट करो, तो मैं पानी पीती हूं, मेरा गला सूख गया। चलो नाम नोट करो जल्दी से। सेमाइनल वेसिकल यानी शुक्राशय, प्रोस्टेट ग्रंथि यानी कि प्रोस्टेट ग्लैंड, और काउपर्स ग्लैंड या बल्बोरुथल ग्लैंड, तीनों नाम याद करो।
प्रोस्टेट कैंसर क्यों हो जाता है बेटा? अगर मैं तुमसे पूछूं लिवर कैंसर क्यों हो जाता है, तो कैंसर है बेटा, वो कहीं भी हो सकता है। कैंसर तो कैंसर है, जब प्रोस्टेट ग्लैंड में हो गया तो बेटा उसे प्रोस्टेट कैंसर बोल दोगे आप। पॉइंट क्लियर है? ठीक है, एक मिनट थोड़ा सा मैं पानी पी लेती हूं। हाँ, हो गया। सुरुचि कह रही है स्टार्टिंग की क्लासेस नहीं आ रही बेटा, इसके टेक्निकल टीम को फोन करो, मेरे फोन में सब क्लासेस चल रही हैं। नाम याद कर लोगे जी? अब इनके काम याद करने पड़ेंगे। क्या काम है मैम? कुछ ना कुछ तो काम करती होंगी ना भैया, और ये काम सिर्फ लड़कों के शरीर में करती है, लड़कियों में तो होती नहीं है। तो आइए एक एक करके इनके काम करना शुरू करते हैं। ये सेमाइनल वेसिकल क्या करता है? ये बेटा सिक्रीट करता है म्यूकस। म्यूकस म्यूकस सिक्रीशन का काम करता है। ये श्लेष्मा बनाता है। म्यूकस का मतलब होता है बेटा चिपचिपा पदार्थ। श्लेष्मा श्रावण का काम करता है। आपकी नाक से पानी निकलता है, उसमें म्यूकस होता है। ऐसे तो नाक का पानी चिपचिपा होता है ना? ऐसे ही आपका जो सलाइवा लार निकलता है उसमें भी क्या होता है बेटा? म्यूकस होता है ना? ठीक ऐसे ही लड़कों के रिप्रोडक्टिव सिस्टम में जो सेमाइनल वेसिकल ग्रंथियां होती हैं, जो शुक्राशय ग्रंथियां होती हैं, वो म्यूकस सिक्रीट करती हैं, श्लेष्मा का श्रावण करती हैं। और ये म्यूकस क्या होता है? एक तो चिपचिपा पदार्थ होता है बेटा। अब चिपचिपा को इंग्लिश में क्या कहते हैं मुझे नहीं पता ना। दूसरा, ये दूधिया कलर का होता है, मिल्किश कलर का होता है। ठीक है, इसका कलर कैसा होता है? दूधिया रंग का होता है। ठीक है, दूध का कलर होता है तो दूध में पानी मिला दो, दूध में पानी मिला दो तो उस कलर का होता है, ये मिल्की कलर का। ठीक है मैम, इसका काम ये हो गया। अगला सुनो, यही सेमाइनल वेसिकल एक शुगर बनाता है, एक कार्बोहाइड्रेट बनाता है जिसको बोलते हैं फ्रक्टोज। ये क्या बनाता है? फ्रक्टोज बनाता है। ये तीनों काम किसके हैं? ये तीनों काम सेमाइनल वेसिकल के हैं। ठीक है, नॉर्मल केसेस में यही फ्रक्टोज बनाती है। ठीक है, सेमाइनल वेसिकल कभी कभी खराब हो जाता है सेमाइनल वेसिकल, तो थोड़ा बहुत फ्रक्टोज बलबोरथोल भी बना देता है कभी कभी। ठीक है, तो अब एग्जाम में कैसे क्वेश्चन आएगा? एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि कौन सी पोरुष ग्रंथि फ्रक्टोज बनाती है? कौन सी पोरुष ग्रंथि एक दूधिया रंग का चिपचिपा पदार्थ म्यूकस निकालती है? सेमाइनल वेसिकल। ठीक है, अब ये जो फ्रक्टोज है, फ्रक्टोज क्या होती है? एक शुगर होती है, शुगर को बोलते हैं हिंदी में शर्करा। और पता है ये फ्रक्टोज क्या करती है? ये स्पर्म्स को एनर्जी प्रोवाइड करवाती है। स्पर्म्स में कितनी बार बताऊं मोटाइल होते हैं, गति करते हैं। स्पर्म की जो पूंछ होती है वो ऐसे करती हुई आती है ना? तो बेटा स्पर्म्स को जब मोटाइल है, स्पर्म्स गति कर रहे हैं, तो उनको एनर्जी चाहिए। अब वो एनर्जी कहां से आती है? फ्रक्टोज से। तो ये फ्रक्टोज क्या करता है? तो लिखो, इट प्रोवाइड्स एनर्जी टू स्पर्म्स, एनर्जी टू स्पर्म्स। ये शुक्राणु कोशिकाओं को ऊर्जा प्रदान करता है। क्या लिख रखोगे? ये शुक्राणु कोशिकाओं को ऊर्जा देता है, कोशिकाओं को ऊर्जा देता है, ऊर्जा देता है, ऊर्जा देता है। ठीक है, तो स्पर्म्स के पास एनर्जी कहां से आई? एग्जाम में क्वेश्चन आता है स्पर्म्स को एनर्जी कौन सी कार्बोहाइड्रेट देती है? ग्लूकोज, फ्रक्टोज, माल्टोज, लैक्टोज। तो फ्रक्टोज कौन देता है? कौन देता है? सेमाइनल वेसिकल। ठीक है जी ना, हो गया बात। ठीक है, अब क्या हुआ इस फोटो में देखना, ढंग से समझते जाना। ठीक है, बस आप तो ये चीज समझते जाना। देखो स्पर्म यहाँ बने, हाँ जी, स्पर्म्स तो सेल्स है ना, कोशिकाएं हैं, लेकिन स्पर्म्स मोटाइल होती है, गतिशील होती है, ये चल सकते हैं, स्पीड होती है। ये स्पर्म्स ऐसे चलते चलते यहाँ से ऐसे आ गए, इस हिस्से से जब गुजरे तो सेमाइनल वेसिकल ने इस स्पर्म के साथ एक चिपचिपा पदार्थ ऐड कर दिया दूधिया कलर का। और दूसरा, इसी म्यूकस में जो स्पर्म्स है उनको एनर्जी देने के लिए सेमाइनल वेसिकल ने फ्रक्टोज मिला दिया इसके अंदर। हाँ मैम, फ्रक्टोज आ गया इसके पास। ठीक है, अब क्या होगा? अब ये सारी चीज कौन कौन सी? स्पर्म्स, चिपचिपा पदार्थ यानी म्यूकस और फ्रक्टोज नीचे की तरफ आएंगे कौन सी ग्रंथि में? प्रोस्टेट ग्लैंड। तो प्रोस्टेट ग्लैंड क्या करती है? प्रोस्टेट ग्लैंड भी जो पीछे से चीज आई थी उसके अंदर अपना सिक्रेशन डाल देती है। ग्रंथि होती है बेटा, ग्रंथि का काम होता है कुछ ना कुछ चीज सिक्रीट करना, श्रावण करना। जैसे मैंने कहा सेमाइनल वेसिकल ने क्या करा? सेमाइनल वेसिकल ने चिपचिपा पदार्थ और फ्रक्टोज ऐड कर दिया। ठीक है, खत्म। क्वेश्चन कैसे आएगा एग्जाम में? स्पर्म्स के अंदर चिपचिपा पदार्थ कौन सी ग्रंथि मिलाती है? फ्रक्टोज कौन सी ग्रंथि मिलाती है? ठीक है, हो गया। अब लिखो प्रोस्टेट ग्लैंड क्या करती है? ठीक है, इस चीज को मैं यहां से हटा देती हूं, प्रोस्टेट का हम यही काम लिख देते हैं। प्रोस्टेट ग्लैंड का काम क्या होता है? प्रोस्टेट ग्लैंड एक तो बेटा सिट्रिक एसिड बनाती है। क्या बनाती है? सिट्रिक एसिड बनाती है, हिंदी में सिट्रिक अम्ल। ये स्पर्म्स के अंदर सिट्रिक अम्ल मिला देती है, और साथ में ये बनाती है कैल्शियम आयंस। क्या बनाती है बेटा? कैल्शियम आयंस बना के डालती है, और साथ में आप लिखोगे ये फॉस्फेट आयन मिला के डालती है। कैल्शियम आयन, फॉस्फेट आयन, सिट्रिक एसिड, ये तीनों चीज क्या करते हैं? ये स्पर्म्स को स्पीड देते हैं, स्पर्म्स को मोटाइल बनाते हैं, स्पर्म्स को गति देते हैं, डायरेक्शन देते हैं। ये तीनों चीज क्या करती हैं? ये स्पर्म्स को, लिख देना, स्पर्म्स को गति देते हैं। गति का मतलब क्या हो गया? उनको मोटाइल बनाते हैं, मोटाइल गति देते हैं यानी कि मोटाइल बनाते हैं। ठीक है, स्पीड लिख सकते हो, स्पीड लिख लो, स्पीड देते हैं, ये लिख दो। ठीक है, स्पीड देते हैं ये तीनों चीज। तो एग्जाम में क्वेश्चन आएगा शुक्राणु कोशिकाओं के पास जो गति होती है, जो स्पीड होती है, वो किसकी वजह से होती है? सिट्रिक एसिड, कैल्शियम आयन, फॉस्फेट आयन की वजह से। और ये तीनों चीज बनाता कौन है? तो आप क्या बोलोगे बेटा? बनाता कौन है? तो आप बताओगे प्रोस्टेट ग्लैंड। प्रोस्टेट ग्लैंड हो गया। देखो पीछे से इतनी सारी चीजें आई थी, अब ये तीन चीजें और मिल गई। अब प्रोस्टेट ग्लैंड और क्या काम करती है? ये बेटा आप बताओगे स्पर्म्स की पीएच को रेगुलेट करती है। अगर आपसे पूछे ना एग्जामिनर कि मेल बॉडी से जो सीमेन वीर्य निकलता है उसका पीएच कितना होता है, तो बेटा इसके पीएच का मान ये एल्कलाइन नेचर का होता है। एल्कलाइन का मतलब होता है क्षारीय प्रकृति का होता है। और कितना पीएच होता है? बेसिक नेचर में होता है 7.2 से आप लिख सकते हो 7.4 या 7.5, इतना सा पीएच होता है इसका। हो गया। The prostate gland secrete citric acid, calcium ion and phosphate ion. Due to the presence of citric acid, calcium ion and phosphate ion, sperms are motile. Sperms मोटाइल होते हैं, स्पीड आती है, उनमें गति आती है। हो गया, ठीक है मैम। अब क्या होगा? अब ये सारी चीजें प्रोस्टेट ग्लैंड से नीचे की तरफ जाएंगी। ये प्रोस्टेट ग्लैंड है, देखो ये क्या है? प्रोस्टेट ग्लैंड। अब ये सारी चीजें नीचे की तरफ जाएंगी तो ये बल्ब के आकार की ग्रंथि है। ये कौन सी है? बल्बोरुथल ग्लैंड। ये इन सारी चीजों में लुब्रिकेशन ऐड कर देती है। तो आप 3 नंबर में लिखना बल्बोरुथल ग्लैंड क्या बनाती है? ये लुब्रिकेशन बनाती है। लुब्रिकेशन का मतलब क्या होता है बेटा? स्नेहक। लुब्रिकेशन का मतलब होता है स्नेहक। लुब्रिकेंट डाल देती है इसके अंदर, जिसकी वजह से स्पर्म्स यहाँ वहां ना चिपके और सीधा इस रास्ते से बाहर जाए। क्योंकि बेटा स्पर्म्स बाहर नहीं जाएंगे तो क्या नहीं होगा? अंडा के स्पर्म्स नहीं तो फर्टिलाइजेशन नहीं होगा। तो ये लुब्रिकेशन डालती है बल्बोरुथल ग्लैंड। और सुनो बच्चों ध्यान से, कभी कभी जब किसी इंसान के बॉडी में सेमाइनल वेसिकल फ्रक्टोज ना बनाए तो कभी कभी कुछ कंडीशन में बल्बोरुथल ग्लैंड भी फ्रक्टोज बना सकती है। क्या बना सकती है? फ्रक्टोज बना सकती है। लेकिन नॉर्मली नॉर्मल केस में सेमाइनल वेसिकल ही फ्रक्टोज बनाता है, याद रखना। ठीक है जी मैम। अब देखो आप ध्यान से समझना, यहां से स्पर्म्स आए बहुत सारे,
एक बारी में 15 मिलियन से भी मतलब 15 से लेकर 200 मिलियन के बीच में स्पर्म्स बाहर निकलते हैं एक बारी में इजैकुलेशन के समय। तो ये स्पर्म्स बने, मिलियंस ऑफ स्पर्म्स यहाँ से ट्रैवल कर रहे हैं, यहाँ से आए, यहाँ इस हिस्से में आए तो सेमाइनल वेसिकल के इसके अंदर क्या क्या डाल दिया, म्यूकस डाल दिया, साथ में क्या डाल दिया आप बताओगे बेटा, सेमाइनल वेसिकल शुक्राशय ने म्यूकस के साथ और क्या डाला, फ्रक्टोज डाल दिया। अब ये नीचे आया तो प्रोस्टेट ग्लैंड ने इसके अंदर कैल्शियम आयन, फॉस्फेट आयन और सिट्रिक एसिड डाल दिया, और नीचे आया तो यहाँ पर ल्यूब्रिकेशन ऐड हो गया। और अब ये सारी चीजों का जो मिक्सचर है जो यहाँ से बाहर निकलेगा, इस हिस्से को बोलते हैं यूरेथ्रा। यूरेथ्रा को बोलते हैं मूत्र मार्ग। बेटा मेल बॉडी में जहां से यूरिन बाहर निकलता है उसी हिस्से से स्पर्म्स बाहर निकलते हैं, और इसको बोलते हैं एक्सटर्नल जेनिटल एरिया, बाह्य जननांग, ग्लैंड्स पेनिस बोलते हैं इसको। ठीक है, ओके, आगे बात समझ में, तो ऐसे बाहर निकलते हैं। लेकिन अब जब मेल बॉडी से स्पर्म्स बाहर निकलते हैं तो सिर्फ स्पर्म्स नहीं निकलते हैं, अब जो पीनस से जो चीज बाहर निकलती है उसको कहते हैं सीमेन। क्या कहते हैं, सीमेन कहते हैं, वीर्य कहते हैं बेटा, क्या कहते हैं, सीमेन कहते हैं। जब मेल बॉडी से इजैकुलेशन होता है और इजैकुलेशन में जो मिल्किश कलर का लिक्विड निकलता है उसको सीमेन कहते हैं। अब आओ इस सीमेन में है क्या क्या, इसमें क्या क्या होता है, कि किस किस चीज का बना हुआ होता है, इसमें स्पर्म्स है, हाँ जी, शुक्राणु कोशिकाएं, हाँ जी मैम, और एक बार जब सीमेन निकलता है तो उसके अंदर 15 से आप लिख सकते हो मिलियंस में स्पर्म्स बाहर निकलते हैं बेटा। आप कितने लकी हो आप खुद सोचो, एक बारी में कितने स्पर्म्स निकलते हैं, 15 मिलियन से 200 मिलियन स्पर्म्स निकले हैं एक बारी में, और 15 मिलियन से लेकर 200 मिलियन में से कोई एक स्पर्म जाके अंडे को फर्टाइल करता है तो एक बच्चा बनता है। तो आप कितने लकी है बेटा, 200 मिलियन में से एक स्पर्म निकला और उसने अंडे को फर्टाइल किया और आप पैदा हुए, है ना। ओके, समझ में आई मेरी बात, हाँ जी मैम। तो इसमें स्पर्म्स हैं कितने, 15 से 200 मिलियन। एग्जाम में क्वेश्चन आता है एक बार में जब इजैकुलेशन होता है तो निकलता है कितने स्पर्म्स हो सकते हैं, 15 से 200 मिलियन स्पर्म्स हो सकते हैं, ठीक है ना। अब इस स्पर्म्स के साथ और क्या है, इस स्पर्म के साथ म्यूकस है। अब मुझे कमेंट करके बताओ म्यूकस किसमें रहता है, म्यूकस क्या होता है, श्लेष्मा, चिपचिपा पदार्थ, श्लेष्मा, या हम इसको क्या बोलते हैं, चिपचिपा पदार्थ है। और ये चिपचिपा पदार्थ किस कलर का है, दूधिया रंग का है, और इसको बनाया किसने, सेमाइनल वेसिकल ने। ये किस कलर का है, ये मिल्किश कलर का है, ठीक है, लिख देना मिल्की यानी दूधिया रंग का, हाँ जी दूधिया रंग का होता है, ठीक है। अब और जब ये स्पर्म्स और म्यूकस नीचे आई तो इसमें क्या ऐड हो गया, इसमें फ्रक्टोज ऐड हो गया। फ्रक्टोज किसने बनाया था, जल्दी से आंसर कर दो, फ्रक्टोज क्या करेगा, इन स्पर्म्स को एनर्जी देगा, ऊर्जा देगा, फ्रक्टोज आ गया। अब फ्रक्टोज के बाद क्या ऐड हो गया, सिट्रिक एसिड ऐड हो गया, सिट्रिक अम्ल प्लस क्या, कैल्शियम आयंस, कौन से आयंस बेटा, कैल्शियम आयंस, और साथ में क्या, फॉस्फेट आयन ऐड हो गया। और ये कैल्शियम आयन, सिट्रिक एसिड, फॉस्फेट आयन किसने बनाए थे, प्रोस्टेट ग्लैंड ने। अब और नीचे आया तो बल्बोरथल ग्लैंड ने क्या बना दिया, इसमें लुब्रिकेशन डाल दिया। लुब्रिकेशन का मतलब होता है स्नेहक, जिसकी वजह से स्पर्म चिपकते नहीं है और ज्यादा नंबर में, क्वांटिटी में ज्यादा बाहर निकलते हैं। इन सारी चीजों के मिक्सचर को क्या कहते हैं, सीमेन कहते हैं बेटा। अब समझ में आया स्पर्म्स और सीमेन में क्या डिफरेंस होता है। सीमेन एक मिल्किश कलर का दूधिया रंग का, इजैकुलेशन जो होता है, जो इजेक्ट होता है वो लिक्विड होता है, और सीमेन के अंदर क्या होते हैं, जब वो एक बार बाहर निकलता है तो 15 से लेकर 200 मिलियन तक स्पर्म्स होते हैं, ऐसे ऐसे स्पर्म्स होते हैं, ठीक है। कैल्शियम और फॉस्फेट आयंस, बेटा आयंस इसमें मोटाई बनाते हैं स्पर्म्स को, गति देते हैं बेटा स्पर्म्स को। तो ऐसे ऐसे स्पर्म्स बाहर जाते हैं बेटा, ठीक है। अब ये स्पर्म्स कहां से बाहर जाएगा, यानी स्पर्म्स नहीं, स्पर्म्स किसकी सहायता से, सीमेन। अब ये सीमेन बाहर किसकी सहायता से पहुंचता है, ये आउट कैसे होता है, तो बेटा आप बताओगे ये सीमेन बाहर जाता है एक्सटर्नल जेनिटल एरिया, जिसको आप यूरेथ्रा भी कहते हो। यूरेथ्रा को कहते हैं मूत्र मार्ग, जिस मार्ग से यूरिन बाहर जाता है वहीं से सीमेन जाता है, और इस यूरेथ्रा को सबसे ऊपर वाले हिस्से को ग्लैंड्स पेनिस कहा जाता है। तो यूरेथ्रा से ये सीमेन क्या हो जाता है, आउट हो गया, बाहर हो गया, और अगर सेक्सुअल इंटरकॉर्सेस हुआ तो उस समय ये फीमेल के बॉडी के रिप्रोडक्टिव सिस्टम में अंदर चला जाएगा, और जैसे ही फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में जाएंगे तो ये स्पर्म्स कितने, 15 से 200 मिलियन स्पर्म्स जो हैं, ये स्पर्म्स में से कोई एक स्पर्म जाकर, कोई एक शुक्राणु जाकर अंडाणु को पेनिट्रेट कर पाता है, उसमें फर्टिलाइजेशन कर पाता है, और उसकी वजह से बच्चा बनता है, जो मैंने कल बताया था, जो मैंने आपको कल बताया था। इस सीमेन की पीएच का मान पूछा ना आपसे अंदर, कि सीमेन की पीएच का मान कितना होता है, तो बेटा ये अल्कलाइन या बेसिक नेचर का होता है, लिख देना, ये क्षारीय प्रकृति का होता है। और कितना पीएच, इसके पीएच का मान पूछे 7.2 से 7.5 या 7.4 के लगभग इतना हो सकता है, ठीक है, इतना हो सकता है। अब आपसे पूछेगा क्या, स्पर्म्स को एनर्जी कौन देता है, फ्रक्टोज। स्पर्म्स के साथ चिपचिपा पदार्थ क्या होता है, म्यूकस। स्पर्म्स के अंदर गति कौन पैदा करता है, लिख लेना बेटा, ये सारी चीजें नोट्स में मिलेंगी आपको। देखो फ्रक्टोज क्या करेगा, स्पर्म्स को ऊर्जा देगा, एनर्जी देगा, इसी एनर्जी से स्पर्म्स मूव कर पाते हैं, जा पाते हैं। सिट्रिक एसिड, कैल्शियम आयन, फॉस्फेट आयंस, ये मोटाई बनाते हैं। मोटाई का मतलब होता है गति देते हैं, गतिशील बनाते हैं स्पर्म्स को। स्पर्म में गति है, स्पीड है, ये स्पीड देते हैं बेटा, और स्पीड है तभी तो बेटा क्या हुआ, स्पर्म्स ट्रैवल करके फीमेल के रिप्रोडक्टिव सिस्टम में एंटर कर जाते हैं, ठीक है। और ये लुब्रिकेशन क्या करता है, ये एक तरीके से स्पर्म्स को डायरेक्शन देता है बेटा। डायरेक्शन का मतलब होता है दिशा, ये बोलता है इधर उधर नहीं चिपको, सीधा बाहर निकलो, इधर उधर नहीं चिपको, सीधा बाहर निकलो। मैं माइंड हैंग हो गया, आज रहने दीजिए, बस खत्म है बेटा ये चैप्टर, ठीक है। अब देखो, अब मैं आपको मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का एक डायग्राम दिखाती हूँ, और आप मुझे ईमानदारी से बताओ क्या आपको समझ में आया कि नहीं आया। ऐसा होता है, हम देख सकते हैं, ये स्पर्म का हेड वाला पार्ट होता है, ये टेल वाला पार्ट होता है, ठीक है। इस टेल के टेल ऐसे करते करते मूवमेंट होता है स्पर्म्स के अंदर, राइट। चलो अब मैं आपको मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का डायग्राम दिखाती हूँ, चाहे ये वाला देख लो चाहे वो देख लो, खैर ये नहीं, इससे ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। मुझे बता दो इसमें से आपको कोई भी एक ऐसा शब्द है जो आपको समझ में नहीं आया, ऐसा डायग्राम कोई आपको दिखाए तो क्या आप बता दोगे ये क्या है। ऐसा दिखता है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, और ऐसा आप ऐसे भी देख सकते हो, ऐसा दिखता है। देखो स्क्रोटम किसको कहते हैं, ये थैलीनुमा पाउच जैसा, ये टेस्टिस लेफ्ट वाला या राइट वाला, ये एपिडाइडमिस है, यहाँ पर बनते हैं स्पर्म्स, ये वास डेफरेंस है, ये वास डेफरेंस इसको लेके जाती है ऐसे, ठीक है। जब लेके जाती है तो इस ब्लैडर, यहाँ पे पेशाब स्टोर होता है, इसको यूरिनरी ब्लैडर कहते हैं, और यहाँ पे ऐसे स्पर्म्स आ गए आगे इस हिस्से में, तो यहाँ पर देखो बेटा ये ग्रंथियां होती हैं, ये सेमाइनल वेसिकल, हाँ जी मैम, ये प्रोस्टेट ग्लैंड, हाँ जी मैम प्रोस्टेट ग्लैंड, और ये बल्ब के आकार की नीचे की तरफ होती है बल्बोरथल ग्लैंड। तो यहाँ से स्पर्म्स या सीमेन ऐसे बाहर निकले, यहाँ से यूरिन या पेशाब, तो ये रास्ता तो एक ही है ना, पेशाब और सीमेन के बाहर जाने का, और इसी रास्ते को यूरेथ्रा कहते हैं, और इसके सबसे ऊपर वाले हिस्से को, इस हिस्से को ग्लैंड्स पेनिस कहा जाता है। ये मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम खत्म होता है आपका यहाँ पर मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। बहुत लंबी क्लास थी आज, मैं समझ सकती हूँ, लेकिन यकीन मानिए इस क्लास से क्वेश्चंस बहुत सारे आते हैं, ठीक है। यकीन मानिए इस क्लास से क्वेश्चंस बहुत सारे आते हैं। काउपर्स ग्रंथि बेटा, जो बल्बोरथल ग्लैंड होती है उसका दूसरा नाम काउपर्स ग्लैंड होता है। ये वाली मैंने दिखाई है ना आपको, ये देखो कौन सी, आपको दिखाती हूँ मैं,
काउपर्स ग्लैंड क्या होती है, इस फोटो में आओ। ये जो बल्ब के आकार की ग्रंथि है ना, जिसको बल्बोरुथल बोलते हैं, इसी ग्रंथि का दूसरा नाम होता है, इसी को बोलते हैं काउपर्स ग्रंथि। काउपर एक वैज्ञानिक का नाम है, उन वैज्ञानिक नाम ने अपने नाम पर रखा है, इसी को काउपर्स ग्रंथि कहते हैं बेटा। बल्बोरुथल ग्रंथि का ही दूसरा नाम काउपर्स ग्रंथि होता है। ठीक है, ओके, ठीक है, ओके। अब हम कल की क्लास में पढ़ेंगे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कैसा दिखता है, ये सारे ऑर्गन्स पढ़ेंगे और मेंस्ट्रुअल साइकिल के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, कल हम फीमेल वाला निपटा देंगे बेटा। आज मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम निपटाया है, कल फीमेल निपटा देंगे। ये रहा फीमेल का रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ये पढ़ेंगे। ठीक है, आज क्लास चलने में थोड़ी गड़बड़ हुई है, मैं देखती हूँ क्यों गड़बड़ हुई है ऐसे। ठीक है, चलिए, थैंक यू सो मच बच्चों। को डाउट लेंगे, इस चैप्टर के क्वेश्चन करवाएंगे तब करवाएंगे।